हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम दर्पण सूत्र की व्युत्पत्ति के बारे में जानेंगे कि जो हमारे पास में दर्पण का फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है, उसकी व्युत्पत्ति कैसे होती है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए एक दर्पण यहाँ पर कंसीडर करेंगे, जो कि दर्पण कौन सा होगा, आपका अवतल दर्पण। तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये है आपका एक अवतल दर्पण, जिसमें कि परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होगा। तो हम इसको यहाँ पर ऐसे बता देते हैं और इसका एक नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास में M और N एक दर्पण है। इसके मध्य से एक मुख्य अक्ष गुजरेगी, जो कि हम कुछ इस तरीके से बता सकते हैं। आप ये डायग्राम पेंसिल से बनाइएगा तो और अच्छे से बनेगा। ये यहाँ पर कुछ इस जगह हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा केंद्र होगा, वक्रता केंद्र, जिसे हमने C से इंडिकेट किया है। इसके बाद में हम ये जानते हैं कि जो वक्रता केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या होती है, आपकी वक्रता त्रिज्या होती है। और वक्रता त्रिज्या का आधा क्या कहलाता है, फोकस बिंदु। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि ये कौन सा बिंदु है, आपका फोकस बिंदु है। अब हम यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, कोई वस्तु की बात करते हैं, किसी बिंब की बात करते हैं जो कि एक पोजीशन पर रखा गया है। तो इस दर्पण सूत्र को व्युत्पन्न करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। इस ऑब्जेक्ट को मैं अलग कलर से बना देता हूँ। इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ प्लेस करता हूँ, जो कि अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य में रखा गया है। यहाँ से हम जो भी दर्पण, अवतल दर्पण के केसेस थे, उनमें से एक केस ये भी है। और हम यहाँ पर इमेज देखते हैं कहाँ बनती है, और उसके हिसाब से हम दर्पण सूत्र की व्युत्पत्ति करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास में कोई एक वस्तु है, जिसका नाम मैंने दे दिया AB। नीचे वाला A, ऊपर वाला B। यहाँ से दो किरण निकली, एक टकराएगी मुख्य अक्ष के समानांतर जाकर अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर, और कहाँ से गुजरेगी, फोकस बिंदु से। तो फोकस बिंदु से गुजरने के बाद में ये कुछ इस तरीके से हमें गुजरती हुई दिखेगी। एक तो ये हो गया। अब हम एक और किरण की बात करते हैं। तो एक किरण को हम यहाँ पर फोकस बिंदु से गुजार देते हैं, जो दूसरी किरण होगी, और ये यहाँ से गुजरने के बाद में परावर्तक पृष्ठ से टकराएगी। टकराने के बाद में ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तो मुख्य अक्ष के समानांतर होने के बाद में मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ ये दोनों जो किरणें हैं वो प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है एक दूसरे को, और यहीं पर मुझे क्या मिलेगा, हमारा प्रतिबिंब मिलेगा। और ये प्रतिबिंब कुछ इस तरीके से होगा। क्योंकि टॉप वाले हिस्से से हमने किरणों को निकाला था, तो ऊपर वाला हिस्सा जहाँ ये दोनों किरणें टकरा रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही है, वहीं पर हमारा ऊपर वाला हिस्सा भी होगा। तो इस प्रतिबिंब का मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ कि ये मेरे पास में B' है, और ये यहाँ पर क्या है, A' है हमारे पास में। ठीक है। अब यहाँ पर B' हो गया, A' हो गया, साथ में A और B को भी हमने कंसीडर कर लिया। ये है आपके पास में बिंब, जिसे हम कोई भी वस्तु मान सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, आपका प्रतिबिंब। ठीक है। अब यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं, और ये जो किरणें टकरा रही हैं, यहाँ पर इनका नाम मेंशन कर देते हैं। तो A और B ये पॉइंट्स तो हैं। यहाँ पर आप इसको मान लीजिए कि ये पॉइंट मेरे पास में L है, और ये मैं मान लेता हूँ ये मेरे पास कोई पॉइंट P है। अब हम यहाँ पर जब इसको प्रॉपर वे के अंदर बनाएंगे, बाय यूजिंग प्रकार, पेंसिल, स्केल, और हर एक एंगल को ठीक से मेज़र करके फिर जब इसे बनाते हैं, तो हमें ये डायग्राम थोड़ा अच्छे से दिखेगा। हम ये पाएंगे कि यहाँ पर दो त्रिभुजों की रचना होगी है। अब वो दो त्रिभुज कौन कौन से हैं, मैं यहाँ पे बताता हूँ। एक त्रिभुज है आपके पास में, इस बिंदु को भी आप क्या मानते हैं, पोल P। इसको आप दूसरा नाम ले लीजिए, यहाँ पे मैंने P ले लिया इसको आप क्या लें, हम इसे इसको O मान लेते हैं। चलिए O मान लिया हमने इसको कि मेरा बिंदु O है। यहाँ त्रिभुज की रचना कौन सी हो रही है, त्रिभुज ABF। और यहाँ पर भी अगर मैं मानता हूँ ये, क्योंकि वक्र हमारे पास में पृष्ठ दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर इस बिंदु को जब इससे मिलाऊंगा तो मुझे एक सीधी लाइन यहाँ दिखेगी। तो ये दो त्रिभुज की रचना हो रही है यहाँ पर। अब मैं यहाँ क्या देखता हूँ, त्रिभुज ABF तथा त्रिभुज FPO के अंदर, या फिर मैं कह सकता हूँ त्रिभुज POF में हम यहाँ एक समरूपता पाते हैं। अभी ये डायग्राम ठीक से नहीं बना है, तो मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि जब आप इसे प्रॉपर वे में बनाएंगे तो ये समरूप ही आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ हम एक डिस्टेंस और मान लेते हैं
तो मैं यहाँ पर अलग कलर से इसको पहले एक बार मेंशन कर देता हूँ कि मान लीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी बिंब की ध्रुव से जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ध्रुव तक, इसकी दूरी मैं क्या मान लेता हूँ, बिंब की दूरी को हम किससे मानते हैं, u से मानते हैं। तो ये दूरी कितनी हो गई आपकी, u। फिर फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी, इसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, स्मॉल f से इंडिकेट करते हैं। तो ये आपकी एक दूरी ये हो गई। और प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से, तो यहाँ पर ये वाली दूरी हमारे पास में क्या हो जाएगी, v। इसे हमने v कंसीडर कर लिया। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब इन दोनों त्रिभुज के अंदर देखते हैं, त्रिभुज ABF के अंदर और त्रिभुज आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, त्रिभुज POF के अंदर। तो हम ये पाते हैं कि यहाँ पर जो त्रिभुज BAF और त्रिभुज BAF यानी ये वाला त्रिभुज, और इसी के सामने कौन सा त्रिभुज बन रहा है ये, यानी त्रिभुज OPF, त्रिभुज OPF, ये क्या है, समरूप है। और जब भी हम समरूपता की बात करते हैं तो समरूपता के अंदर हम बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम BPT हम यहाँ पर क्या बता सकते हैं कि जो आपका BA होगा उसका अनुपात किसके संदर्भ में, AF के संदर्भ में, यानी BA अपॉन AF जो होगा वो किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा आपका OP अपॉन PF। अब यहाँ पर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये मैंने सही किया क्या। तो BA AF के बराबर होगा, BA अपॉन AF जो होगा वो किसके बराबर होगा, OP अपॉन PF के। अब यहाँ मैं इसकी वैल्यू देख लेता हूँ एक बार कि यहाँ पे वैल्यू कौन कौन सी मिल रही है। तो इसे मैं यहाँ आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि जो BA है वो किसके बराबर होगा, OP बराबर हो जाएगा AF अपॉन PF के। अब यहाँ AF और PF की वैल्यू अगर मुझे पता है तो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ। तो AF बराबर क्या है, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। AF बराबर क्या वैल्यू दे रखी है हमें, ज़रा देखिए, AF यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। तो यहाँ तो कोई दूरी दे ही नहीं रखी है, लेकिन मुझे F भी पता है और मुझे यहाँ से A से लेके P तक की दूरी पता है। तो A से लेके P तक की दूरी तो U है और ये वाला हिस्सा है। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ इतनी बड़ी दूरी है और इतना पोर्शन मुझे दिया गया है, तो मैं जो बचा हुआ पोर्शन है वो निकाल सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से AF को निकालने के लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा कि आपका AP माइनस PF। तो AP माइनस PF करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, AF मिल जाएगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, इसको आगे और लिखते हैं, तो AF इजिकल टू क्या हो जाएगा, AP की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में U, और PF की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में F। तो U माइनस F इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या हुई, U माइनस F। और PF कितना दे रखा है, तो PF तो हमारे पास में फोकस दूरी है, तो ये तो F दे रखा है। तो यहाँ पर मुझे एक इक्वेशन मिल रही है। अच्छा, इसके साथ में हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि जब मैं इस ट्राइंगल को इससे मिलाता हूँ ना, तो ये कर्व जो होता है ना वो A' के बराबर होता है, क्योंकि ये वाली लेंथ और यहाँ से ये वाली लेंथ ये क्या होगी, दोनों बराबर होगी। तो मैं इसे ऐसे लिखूँगा, BA अपॉन OP की जगह मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, OP की जगह मैं लिख दूँगा इसको B' इज इक्वल टू AF अपॉन PF इज इक्वल टू U माइनस F अपॉन F। अब क्योंकि ये तीनों ही बराबर हैं तो मैं इसे अंत में ऐसे लिख सकता हूँ कि BA अपॉन B' इज इक्वल टू U माइनस F अपॉन F। और इसे आप समीकरण 1 इसका नाम दे दीजिए। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। हमने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों त्रिभुज को लिया। इन दोनों त्रिभुज को जब मैं प्रॉपर वे में बनाऊंगा तो यहाँ पर मैं इनके अंदर समरूपता को बताऊंगा, और समरूपता के नियम से मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर जो BA होगा वो आपका BA अपॉन AF का जो रेशियो है वो किसके बराबर होगा, OP, यानी कि ये वाला OP अपॉन PF के बराबर होगा। इसे अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में मुझे यहाँ जो वैल्यू होगी वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो U माइनस F आया, F यहाँ पर मेंशन किया PF की जगह, और यहाँ ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद में हमने समीकरण 1 से इसको दर्शा दिया है। अब मैं एक और दूसरे त्रिभुज की बात करता हूँ। तो त्रिभुज यहाँ पर मेरे को एक और दिख रहा है, वो मैं आपको यहाँ पे पहले इंडिकेट कर देता हूँ। तो इसे मैं रेड पेन से यहाँ इंडिकेट करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए यहाँ ये त्रिभुज दिख रहा है आपको,
और एक ये वाला त्रिभुज दिख रहा है। तो यहाँ त्रिभुज कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, त्रिभुज FPL और त्रिभुज FB'A'। तो मैं आगे लिख सकता हूँ कि त्रिभुज FPL तथा त्रिभुज B'A' और यहाँ पे क्या हो जाएगा B'A' और F। B'F' और B'A' और F। मेरे पास ये मेरे को यहाँ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर मुझे वापस ये देखना है कि ये त्रिभुज समरूप है या नहीं है। तो ये त्रिभुज भी क्या होगा आपका समरूप होगा। समरूप होगा कैसे होगा, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिखूँगा और ये देखिए यहाँ पर B'A' अपॉन AF, यानी ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ। तो B'A' अपॉन A'F, B'A' अपॉन A'F इज इक्वल टू, और यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, ये यहाँ से ये भी एक ट्राइंगल बना रहा है। तो ये ट्राइंगल बना रहा है, तो यहाँ पे ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा LP अपॉन PF। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ LP अपॉन PF। और क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ट्राइंगल जो है आपका B'A', F तथा LPF, त्रिभुज LPF वो क्या है, समरूप है। इसलिए अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को देख लेते हैं। तो B'A' अपॉन A'F इज इक्वल टू LP। अब यहाँ पे मैं एक काम वापस वही करता हूँ जो मैंने पहले किया था। हम यहाँ पर जो B'A' की वैल्यू है उसको और LP की जो वैल्यू है उसको साथ साथ लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, वो देखिए, B'A' और यहाँ लिख दूँगा मैं इसको LP, और ये क्या हो जाएगा A'F अपॉन PF। यहाँ पे वज्र गुणनखंड कर दिया। वज्र गुणनखंड करने के बाद में अब मुझे A'F और PF की वैल्यू चाहिए। तो A'F की वैल्यू हमारे पास में कहाँ से मिलेगी, तो हम यहाँ देखते हैं। देखिए यहाँ पर A' से F तक की जो दूरी है वो कितनी है, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे PF की वैल्यू पता है। PF कितना दे रखा है आपको, F दे रखा है। तो मैं PF की वैल्यू को तो लिख ही लेता हूँ कि यहाँ पे PF कितना दे रखा है, F दे रखा है, लेकिन A'F की मुझे वैल्यू निकालनी है। तो A'F की वैल्यू को आप निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर देखिए कि A' से P' की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे V दे रखी है, यानी A' से पोल तक की जो दूरी है वो कितनी है, V है हमारे पास में, V है। और साथ में यहाँ बीच में क्या एक फोकल पॉइंट है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ क्या दे रखी है, F दे रखी है। तो अगर ये पूरी लेंथ आपके पास में यहाँ से लेके यहाँ तक V दे रखी है, तो मैं ये वाला हिस्सा निकाल सकता हूँ, यानी V में से F को कटा दूंगा। तो V माइनस F इसको मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा, V माइनस F। तो इसे अब मैं प्रॉपर वे के अंदर लिखने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास में, B'A' अपॉन LP इज इक्वल टू V माइनस F अपॉन F। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा। और ये A'F की जो वैल्यू हमने लिखी है वो कैसे लिखी है, तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं कि A'F इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, A'F इज इक्वल टू बराबर होगा आपका A'P माइनस PF। तो आपके पास में क्या मिलेगा, आपको A'F मिलेगा, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, V माइनस F। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। अब ये मेरे पास में आ गई समीकरण 2। तो अब दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद में इनको कंपेयर करके इनकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना करने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास में क्या दिया गया था, BA अपॉन B'A'। और आप यहाँ पे देखेंगे कि B'A' अपॉन ये दे रखा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ BA अपॉन B'A' इज इक्वल टू, यहाँ वैल्यू दे रखी है हमें U माइनस F अपॉन F, U माइनस F अपॉन F, U माइनस F अपॉन F। और यहाँ पे B'A' अपॉन LP की वैल्यू हमें ये दे रखी है, लेकिन इसको मैं AB की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ देखिए ये LP जो होगी ना, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये जो डिस्टेंस दिख रही है आपको, कर्सर जहाँ घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, ये डिस्टेंस तो नहीं कहूँगा, इसकी जो ये हाइट है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है, और या फिर हाइट कह सकता हूँ मैं इसको, ये हाइट इस AB की हाइट के बराबर होगी। तो मैं यहाँ पर LP की जगह क्या लिखूँगा, AB। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ LP की जगह, इसे मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, LP की जगह मैं किससे रिप्लेस कर दूँगा, यहाँ LP बराबर क्या होगा,
ए बी के। तो एल पी बराबर जब ए बी है तो मैं इसको रिप्लेस भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, ए बी लिख दूँगा इसको। तो इसको आप ए बी कर लीजिएगा लास्ट में, इसका ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ पे इसको ए बी कर दिया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर मुझे ये पता पड़ रहा है कि यहाँ पर जो ए बी है अपॉन बी डैश ए डैश जो हमें दिया गया है वो क्या दे रखा है यहाँ पे, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश समीकरण 2 से। ये तो समीकरण 1 से मुझे मिला था, समीकरण 2 से मुझे क्या मिल रहा है, मैंने इसको ऊपर नीचे कर दिया है। तो ऊपर नीचे करने में क्योंकि यहाँ नीचे भी बी डैश ए डैश है और ऊपर क्या दे रखा है, ए बी दे रखा है, तो ए बी को आप बी ए बी लिखो तो भी चलेगा। तो यहाँ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि एफ अपॉन वी माइनस एफ। तो ये दोनों वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। ये वैल्यू भी सेम है, ये वैल्यू भी सेम है, तो इसकी जगह वैल्यू पुट कर दीजिए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि आपका u माइनस एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, f अपॉन v माइनस एफ के। अब इसे सॉल्व करना है हमको। तो इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में तो u माइनस एफ मल्टीप्लाई बाय v माइनस एफ इज इक्वल टू एफ इंटू एफ, तो एफ स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे इधर से और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से बचेगा यू वी माइनस यू एफ माइनस एफ वी माइनस माइनस प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। तो आप ये देखोगे कि इस एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि उधर जाएगा तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, कट जाएंगे एक दूसरे से। तो यू वी माइनस यू एफ माइनस एफ वी इज इक्वल टू ज़ीरो। मेरे पास ये इक्वेशन आई। अब आप क्या करोगे इस इक्वेशन में, मैं इसको थर्ड इक्वेशन मान लेता हूँ। इस इक्वेशन थर्ड में आप इस इक्वेशन को मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ इस जगह, यू वी माइनस यू एफ माइनस एफ वी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इस इक्वेशन में आप तीनों टर्म के अंदर किससे भाग दे देंगे, यू वी एफ से। यू वी एफ से भाग देने पर दोनों पक्षों में यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दाएं पक्ष और बाएं पक्ष में भाग देने पर u इंटू वी इंटू एफ से। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यू वी को मैं यू वी एफ से भाग देता हूँ तब क्या होगा, यू एफ को यू वी एफ से यू वी और एफ से भाग देता हूँ तब क्या होगा, एफ वी को यू वी एफ से भाग देता हूँ तो क्या होगा, ये हमें देखना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर यू वी से यू वी कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा, वन अपॉन एफ माइनस यू एफ से यू एफ कट गया तो यहाँ पे बचा वन अपॉन वी माइनस एफ वी से एफ वी कट गया तो यहाँ क्या बचेगा, वन अपॉन यू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो मैं यहाँ पर वन अपॉन एफ को एक साइड में लिखता हूँ और इन दोनों को उधर ले जाता हूँ, यानी कि आपके दाएं पक्ष में ले जाता हूँ। तो यहाँ पर ये माइनस का था, इधर आके प्लस का हो जाएगा और यहाँ पे भी आके प्लस का हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें दर्पण का जो सूत्र है वो यहाँ पर मिल गया है, जहाँ पे एफ क्या बताएगा, फोकस दूरी को बताएगा, और वी किसको बताएगा, प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी, और यू किसको बताएगा, बिंब की या फिर किसी वस्तु की ध्रुव से दूरी को। तो ये दर्पण का सूत्र है। ये दर्पण का सूत्र अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। एक बार हम इसको वापस डिस्कस कर लेते हैं, हमने क्या क्या किया था। सबसे पहले आप एक दर्पण लेंगे। दर्पण लेने के बाद में जो बिंब है आपका, जो वस्तु है, उसको एक स्थान पर रखेंगे वक्रता केंद्रित से दूरी पर। फिर वहाँ से दो किरणों को निकालेंगे, एक समानांतर अक्ष से होते हुए फोकस से गुजरेगी, एक फोकस से गुजरते हुए आपका समानांतर मतलब परावर्तक पृष्ठ से टकरा के समानांतर हो जाएगी मुख्य अक्ष के। जहाँ ये दोनों किरणें टकराएगी वहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। प्रतिबिंब बनाने के बाद में अब हम यहाँ पर ट्राइंगल्स को देखेंगे, त्रिभुज को देखेंगे, उनकी समरूपता को देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि ट्राइंगल ए बी एफ के अंदर मैंने इसकी समरूपता को बताया किसके साथ में, ट्राइंगल एफ ओ पी के साथ में। ये समरूप होंगे, तो समरूप होने के बाद में हमने बीपीटी यूज़ करके यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को यूज़ करके यहाँ पर क्या दिखा कि बी ए अपॉन किसके है, ए एफ के, और ये किसके बराबर होगा, ओ पी अपॉन पी एफ के। ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। इसके बाद में यहाँ बस इसकी वैल्यू पुट कर दी। पुट करने के बाद में हमारे पास में एक रिजल्ट क्या आता है, यू माइनस एफ अपॉन एफ। फिर हमने नेक्स्ट देखा ट्राइंगल, वो ट्राइंगल देखा हमारा एल पी एफ और ट्राइंगल ए डैश बी डैश और एफ। इन दोनों ट्राइंगल के अंदर वापस हमने समरूपता को देखा, और समरूपता देखने के बाद में हमने वापस एल पी अपॉन पी एफ इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ए डैश अपॉन ए डैश एफ, और इसकी वैल्यू को हमने नेक्स्ट पेज पर कुछ इस तरीके से बता दिया था। तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास में यहाँ से आ गई।
इन दोनों की तुलना करी। तुलना करने के बाद में हमने कुछ नहीं किया, हमने बस इसको दोनों पक्षों में UVF का भाग दिया इस इक्वेशन के आने के बाद में। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को आप UVF से भाग देने पर दोनों पक्षों में समीकरण 3 से हमें क्या मिलेगा, 1/f = 1/u + 1/v। ये आपका दर्पण का सूत्र था जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है। हालांकि पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है क्योंकि इस बार सिलेबस कम हुआ है, तो यहाँ पे इसके चांसेस हैं। इसके बिहाफ पर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं, तो आप उनकी भी हम आगे प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कुछ डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब हम आवर्धन सूत्र के बारे में पढ़ते हैं कि आवर्धनता क्या होती है। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि जब हम अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण की बात कर रहे थे तो वहाँ पर जो इमेज बन रही थी वो इमेज कैसी बन रही थी, कभी छोटी बन रही थी, कभी बड़ी बन रही थी। तो जो प्रतिबिंब बन रहा है हमारा वो कभी छोटा है, कभी समान है, कभी बराबर है। तो इस चीज़ को हम किससे कंपेयर करते हैं? हम कंपेयर करते हैं कि वो छोटा या बड़ा है या समान है। किससे कंपेयर करते हैं? वस्तु की ऊंचाई से। तो वस्तु की ऊंचाई से जब हम प्रतिबिंब को कंपेयर करते हैं कि उसकी ऊंचाई में कितना फ़र्क आया है, तो उसे हम आवर्धनता से बताते हैं। तो हम यहाँ पर आवर्धन सूत्र की यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आवर्धन सूत्र क्या होता है। तो आप यहाँ पर देखिए कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई, बिंब यानी कि वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। और आवर्धन से ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब उसके बिंब से कितना गुना बड़ा है। इससे हमें ये भी पता पड़ता है। तो आवर्धनता किसे कहेंगे? तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये पहले क्वेश्चन पूछा भी गया है। दर्पण द्वारा बिंब को आवर्धित करने की क्षमता। दर्पण द्वारा, अब वो दर्पण कोई भी हो सकता है, अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण द्वारा किसी भी बिंब को यानी वस्तु को आवर्धित करने की क्षमता क्या कहलाती है? आवर्धनता कहलाती है। तो आप ये डेफिनेशन लर्न कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। इसे हमने बताया कैसे। आवर्धनता को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? m से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस आवर्धनता को इंग्लिश में हम इसकी कैपेसिटी, आवर्धन क्षमता, मैग्नीफिकेशन कैपेसिटी से दर्शाते हैं। तो यहाँ हम इसको m से इंडिकेट कर रहे हैं। और m को हम क्या बताते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो हमने प्रतिबिंब की ऊंचाई जो पहले हमने अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, तो आप यहाँ देखेंगे कि हमने प्रतिबिंब की ऊंचाई को यहाँ पे किससे इंडिकेट किया था? a' b' से। तो a' अगर b' से मैंने यहाँ पर इंडिकेट किया था, तो इसकी हाइट मैं कुछ मान लेता हूँ। तो यहाँ मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे जो हाइट है वो h' है और इसकी हाइट मैंने मान ली कि ये h है। तो यहाँ पर मैं इसे कैसे इंडिकेट करूँगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई मैं मान लेता हूँ h' डिवाइडेड बाय इसका अनुपात किसके संदर्भ में? बिंब की ऊंचाई। तो यहाँ पे बिंब की ऊंचाई को हमने क्या लिया? h। तो यहाँ इसका ये आवर्धनता का फॉर्मूला हो जाएगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धनता सूत्र से बताते हैं। और इस आवर्धित करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? आवर्धनता कहते हैं। तो आप ये दोनों ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हम ये भी इसको एक तरीके से और दर्शा सकते हैं कि अगर हमारे पास में बिंब की दूरी ध्रुव से और प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से अगर हमें दी गई है, तो हम वहाँ से भी आवर्धनता को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन उसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम उसे कैसे बताएंगे। हम उसे बताएंगे m = v यानी कि बिंब की दूरी बटा प्रतिबिंब की दूरी बटा बिंब की दूरी। और यहाँ पर माइनस साइन को हम यहाँ पर इंडिकेट करते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूला जो हैं वो यहाँ नीचे लिखे गए हैं। तो आप ये दोनों ध्यान रखिएगा कि हम आवर्धन क्षमता के जो सूत्र है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हाइट से भी और बिंब तथा प्रतिबिंब की दूरी से भी। अब हमारे पास में इसमें भी कई सारे केसेस आते हैं। एक तो होगा अवतल दर्पण के लिए और एक होगा उत्तल दर्पण के लिए। तो जब हमने अवतल दर्पण की बात करी थी, तो अवतल दर्पण में जितनी भी इमेजेस बन रही थी, अगर आपने पुराना वीडियो देखा है तो आपको ये समझ में ज़रूर आएगा कि जब हम अवतल दर्पण की बात कर रहे थे, तो अवतल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बन रहे थे वो कहाँ बन रहे थे? मिरर के सामने बन रहे थे। तो और मैंने आपको ये बताया था कि जब भी मिरर के सामने बनते हैं तो वो प्रतिबिंब कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं। यानी परावर्तक पृष्ठ के अगर सामने कोई प्रतिबिंब बन रहा है किसी भी बिंब का, तो वो क्या होगा? वास्तविक होगा, साथ में उल्टा होता है। ऐसा ही हमें यहाँ पर भी ध्यान रखना है। अब दूरी जो होगी वो आपको मेज़र करके बता देनी है कि वो दूरी v की ज़्यादा है या u की ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमारे पास में कुछ 5 केसेस हैं। उन केसेस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि वहाँ पर प्रतिबिंब का जो स्वरूप होगा वो कैसा होगा, उसका साइज़ कैसा होगा, आकार कैसा होगा, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले क्या है? अवतल दर्पण m का मान ऋणात्मक कब होगा? अब m जो है यहाँ पे देखिए सब जगह यहाँ पे क्या मिल रहा है? हमें ऋणात्मक मिल रहा है। m यहाँ पर ऋणात्मक है। तो सबसे पहला केस क्या होगा? जब
प्रतिबिंब जो है उसकी दूरी ज़्यादा होगी किससे? बिंब से। यानी v की जो दूरी है वो क्या है? ज़्यादा है u से। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि v यानी प्रतिबिंब की दूरी कहाँ से? ध्रुव से या फिर सेंटर से जहाँ से हम मेज़र कर रहे हैं। और u किसको बताएगा? बिंब की दूरी। बिंब की दूरी। अगर प्रतिबिंब की दूरी बिंब की दूरी से ज़्यादा है तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। और जब भी वास्तविक बनेगा तो हम कहते हैं कि वो कैसा होता है? उल्टा होता है। अब क्योंकि यहाँ प्रतिबिंब काफ़ी ज़्यादा दूरी पर है तो कैसा दिखाई देगा? हमें बड़ा दिखाई देगा। और ये हमने कल डिस्कस भी किया था, तो आप एक बार उस वीडियो को भी देखिएगा। फिर हमने देखा अवतल दर्पण में m का मान ऋणात्मक होता है। कब होता है? जब v बराबर आपका क्या होगा? u। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये किस के लिए होगा? जब प्रतिबिंब आपका कहाँ रखा होता है? वक्रता केंद्र पर रखा होता है। और प्रतिबिंब बनता भी कहाँ पर है? वक्रता केंद्र पर, और सेम साइज़ का बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि अवतल दर्पण में जो आवर्धनता होती है वो ऋणात्मक होती है। कब होती है? जब आपका प्रतिबिंब बिंब के समान है, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और समान साइज़ का बनेगा। तो आप ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। तीसरा पॉइंट आता है कि जब अवतल दर्पण में m का मान ऋणात्मक है, लेकिन इस बार बिंब की जो दूरी है वो ज़्यादा है किससे? प्रतिबिंब की दूरी से। u ग्रेटर देन है ना, u बड़ा है किससे? v से। तो u कब बड़ा होता है? जब प्रतिबिंब आपका क्या होगा? वास्तविक होगा, उल्टा होगा। और जब आपका u बड़ा होगा तो आपका जो इमेज बन रही है वो उसका जो साइज़ होगा वो क्या होगा? छोटा होगा। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। फिर आता है अवतल दर्पण में m का मान धनात्मक कब होगा? तो अभी तक जो ऊपर 3 केसेस पढ़े थे जिसमें साइज़ आपका बड़ा था, बराबर था और छोटा था, साथ में वास्तविक और उल्टा तो सभी केसेस के अंदर है। फिर हमने ये देखा कि अवतल दर्पण में जो m का मान है वो आपका धनात्मक है या नहीं है। तो हमने देखा कि यहाँ पर जब धनात्मक आ रहा है तो v क्या होगा? हमेशा v की जो वैल्यू होगी यानी प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो हमेशा ज़्यादा होगी किससे? u से। तो अब हम यहाँ कहेंगे कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा? आभासी होगा। और जब भी आभासी होता है तो वहाँ पर आपका प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और साथ में बड़ा भी बनेगा। तो ये सारे केसेस आपको लर्न होने चाहिए। अगर आपको लर्न है तो आप इसको इजीली 1-लाइनर क्वेश्चंस के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप इजीली इसको कर लेंगे। फिर हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण में हमारे पास में 2 ही केसेस थे। एक केस ये था कि जब आपका ऑब्जेक्ट जो है, जो बिंब है, वो अनंत पे रखा हुआ है और पोल और अनंत के बीच में रखा हुआ है। इन दोनों केसेस में जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा था वो प्रतिबिंब कैसा था? आभासी था, सीधा था और छोटा था। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। और इसमें m का जो मान होगा वो हमेशा क्या होगा? धनात्मक होगा। तो उत्तल दर्पण में हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो m का मान होगा वो धनात्मक होगा, प्रतिबिंब हमेशा आभासी होगा, छोटा होगा और सीधा बनेगा। तो जब भी प्रतिबिंब आभासी बनता है ना, तो हमेशा आपका मिरर जो होगा ना, उसमें जो भी इमेज आपको दिख रही होगी वो प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा? सीधा ही दिखाई देगा। ठीक है। अगर मैंने पेन रखा है और पेन के ऊपर कैप लगा रखा है तो वो आपको कैप ऊपर ही दिखेगा, नीचे नहीं दिखाई देगा। तो आप ये करके भी देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद में हमारे पास में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। उन न्यूमेरिकल्स को हम यहाँ सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। समतल दर्पण या फिर आपका गोलीय दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल्स जितने भी पूछे जा सकते हैं उनको हम यहाँ कवर करेंगे। आपकी बुक के भी क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं वो भी इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले जो न्यूमेरिकल हैं, निम्नलिखित चित्र में एंगल पी क्यू आर, यहाँ ये गड़बड़ दे रखी है, आप इसको पी क्यू इसको कर लीजिएगा और आर यहाँ दे रखा है। तो एंगल पी क्यू आर हम हो तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो हमें यहाँ पर एंगल पी क्यू आर का मान जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 30 डिग्री दे रखा है। और हमसे पूछ रहा है कि परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो मुझे पता है कि यहाँ पे जो पी क्यू है वो क्या, एक आपतित किरण है। मैं इसको m मान लेता हूँ, ये किरण इन्होंने गलत लिखी है यहाँ पे एंगल पी क्यू, ये जो किरण है पी क्यू वो क्या है आपके पास में? आपतित किरण है। आपतित किरण यहाँ पर इस बिंदु पर, आपतन बिंदु पर टकरा के क्यू एम की तरफ रिफ्लेक्ट हो गई है। अब ये जो परावर्तन का कोण है वो बनेगा कहाँ पर? वो बनेगा आपका यहाँ पर, इस जगह, क्योंकि हमें पता है कि ये किसके साथ बनाता है एंगल? नॉर्मल के साथ में, यानी कि अभिलंब के साथ में। जो परावर्तन का कोण होगा वो बनेगा किसके? अभिलंब के साथ में। और ऐसे ही आपतन कोण भी क्या होगा? यहाँ बनेगा, वो भी किसके साथ बनता है? अभिलंब के साथ में। तो एंगल आई ये होगा और एंगल आर हमारे पास में यहाँ पर ये होगा। इस केस में आप देखिए कि ये चीज़ मुझे दे रखी है,
ये कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। और मुझे पता है क्योंकि नॉर्मल जो है वो इस अक्ष के साथ में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। तो ये पूरा एंगल कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। तो मैं ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ ना। तो अगर ये 30 है और ये पूरा 90 है तो बचेगा कितना, 60 डिग्री। तो एंगल आई यानी कि एंगल आई का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और 60 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका नाम मैं ले लेता हूँ कि ये मेरे पास में जो एंगल है आपके पास में, एंगल ए क्यू आर वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। और एंगल पी क्यू आर वो कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो मैं यहाँ पर एंगल ये निकाल सकता हूँ, एंगल पी क्यू ए ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। एंगल पी क्यू ए 60 डिग्री का हो जाएगा। और यही किसके बराबर है आपका, आई के बराबर, यानी कि आपतन कोण के बराबर। और हमें पता है कि ये समतल दर्पण है और समतल दर्पण में एंगल आई जो होता है वो किसके बराबर होता है, एंगल आर के। तो यानी कि परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण का मान भी यहाँ कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास में, 60 डिग्री। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने हमें अक्ष से यानी समतल दर्पण से किरण का एंगल यहाँ पे दिया है, हमसे आपतित कोण, आपतन जो कोण है उसका मान नहीं दिया है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप 30 डिग्री मत कर दीजिएगा, ऑप्शन में ये भी दे रखा है 30 डिग्री गलत हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या होगा, 60 डिग्री। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम, समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान कितना होता है। ऑप्शन दे रखा है 0, 1, अनंत या इनमें से कोई नहीं। आप ये ध्यान रखिएगा कि समतल दर्पण के अंदर जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, अनंत होती है। तो आप ये लर्न कीजिएगा, यहाँ पर समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी, अनंत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, पार्श्व परावर्तन की घटना होती है। तो हमने समतल दर्पण की कुछ गुण आपको बताए थे, तो उसमें एक गुण ये भी था कि पार्श्व परावर्तन की घटना होती है। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, बायां पक्ष दायां दिखेगा, दायां पक्ष बायां दिखेगा। तो ये किस में होगा, आपका समतल दर्पण में। 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ हमें क्या क्या दिया गया है वो हम देख लेते हैं। तो दिया गया है हमें यहाँ पर वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या का मान कितना दे रखा है, वक्रता त्रिज्या दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर। और इसे हम किससे इंडिकेट करते हैं, कैपिटल आर से। अब यहाँ पर अवतल दर्पण की बात कर रहा है, तो ये तो और भी हमें आसान कर दिया इन्होंने कि अवतल दर्पण है। इसमें ये बाहर की पृष्ठ हो जाएगी इसकी, यानी कि जिस पे लेप लगा होगा, और ये परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ हो जाएगी। यहाँ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये इसकी क्या है, मुख्य अक्ष है। तो यहाँ रेडियस दे रखी है हमें, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र से ध्रुव के मध्य की जो दूरी होती है वो क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। तो ये कितनी दे रखी है हमें, 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर दे रखी है और ये पूछ रहा है कि फोकस दूरी ज्ञात करनी है। और हमें पता है कि फोकस दूरी कहाँ होती है, फोकस दूरी कहाँ पर होगी, वक्रता त्रिज्या के बिल्कुल मिड में वक्रता त्रिज्या होती है। वो क्या होती है, फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, या फिर आपकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ वक्रता त्रिज्या दे रखी है आपको, तो 10/2 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 5। और क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा है इसलिए 5 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वैल्यू चेंज भी कर सकता है, 20 सेंटीमीटर कर देगा, 40 सेंटीमीटर कर देगा, तो आप आराम से इसका वैल्यू निकाल सकते हो। ये आपको ये समझ में आया होगा। इसका जो ये नया क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। आप जब तक इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और मंडे को आपका टेस्ट होगा, ऑनलाइन होगा। उस ऑनलाइन टेस्ट के लिए आपको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने वो आपको वीडियो के थ्रू बताए जाएंगे, तो आप इसकी तैयारी जारी रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, पीस आउट।